हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि इसे हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर कैसे लिख सकते हैं। इस पाठ के सारांश के लिए मैंने पिछली बार वीडियो अपलोड किया था। यदि आप लोगों ने अभी वह वीडियो नहीं सुना हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसकी लिंक दूंगी। आप सभी लोग एक बार उस पाठ के सारांश को ज़रूर समझ लें, उसके बाद प्रश्नोत्तर समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये सारे प्रश्नोत्तर समझ में आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो उत्तर है कि देवदार वृक्ष की छाया शीतल और मन को शांति देने वाली होती है। फादर कामिल बुल्के का व्यवहार लेखक और उसके साथियों के प्रति कुछ इसी प्रकार का था। फादर हंसी मजाक के साथ साथ गोष्ठियों में तर्कपूर्ण बहस भी करते, घरेलू संस्कारों एवं उत्सवों में पुरोहित की तरह आशीर्वाद भी देते थे। इसलिए लेखक को फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। हमने सारांश में भी देखा था कि किस तरह से लेखक के पुत्र का जब अन्नप्राशन हुआ था तब भी फादर बुल्के अन्नप्राशन संस्कार में उपस्थित हुए थे और न केवल उपस्थिति दर्ज की थी बल्कि उसे पहला अन्न भी खिलाया था। इसके बाद उत्तर दूसरे के लिए हम पहले प्रश्न देखते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो उत्तर देखते हैं कि फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग कहने का आधार यह है कि उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना दिया। यह पूछने पर कि उन्हें अपने देश की याद आती है क्या, तो वे बोले, मेरा देश तो अब भारत ही है। देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि भारत में रहने वाले भी भारत को अपना देश कई बार नहीं स्वीकारते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह तो बहुत बुरा देश है, गरीबी है, गंदगी है। लेकिन देखिए, एक दूसरे देश का व्यक्ति कितनी बड़ी बात कह रहा है कि नहीं, भारत तो अब मेरा देश है। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों के सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी में प्रेम प्रकट होता है। तो उत्तर है कि फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध भी प्रबंध किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने बाइबल और ब्लूबर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। फादर बुल्के ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए भी खूब प्रयास किया। प्रश्न 4 है कि इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे आप अपने शब्दों में लिखें। तो मैंने आपके लिए ये उत्तर लिखा हुआ है। देखिए, फादर कामिल बुल्के एक ईसाई पादरी थे। वे एक आत्मिक सन्यासी थे। हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते। उनका रंग गोरा, आंखें नीली, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती हुई भूरी दाढ़ी भी थी। उनके मन में प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। वे सभी को स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। प्रश्न नंबर 5 है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर देखिए, फादर बुल्के मानव के प्रति कल्याण की भावना रखते थे। उनमें करुणा, प्रेम, वात्सल्य तथा सहृदयता थी। वे सहृदय इतने थे कि एक बार समीप आकर सदैव समीप ही बने रहते थे। वर्षा में बादलों की गड़गड़ाहट या बिजली की चमक, गर्मी की तपन और सर्दी की सिकुड़न उन्हें प्रियजन से मिलने से रोक नहीं पाती थी। इसी प्रकार प्रियजनों के संकट के समय ऐसी सांत्वना वे देते थे कि व्यक्ति अपने दुख को भूल ही जाता था। यही कारण था कि लेखक उन्हें मानवीय करुणा की एक दिव्य चमक के रूप में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, भला कैसे? उत्तर देखिए, फादर बुल्के भारतीय सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खरे सन्यासी नहीं थे। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से एक अलग ही परंपरा को स्थापित किया था। वे संभवतः आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन करते थे। सभी के घर समय समय पर आते जाते थे। संकट के समय सहानुभूति रख उन्हें ढांढस देते थे। इस तरह उनकी छवि परंपरागत सन्यासी की तरह नहीं थी। तो परंपरागत सन्यासी से अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति अपना नौकरी धंधा छोड़ देता है, पारिवारिक संबंधों को छोड़ देता है, सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व नहीं देता है। लेकिन फादर बुल्के इससे भिन्न थे। उन्होंने न केवल
अपने अध्ययन और अध्यापन का कार्य जारी रखा, बल्कि वे समाज के लोगों से भी जुड़े रहते थे और उनके घर में एक पारिवारिक व्यक्ति की तरह ही आते जाते और उनके उत्सवों में भी सम्मिलित होते थे। प्रश्न 7, आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें क है नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। आशय है कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि एक विदेशी सन्यासी की मृत्यु पर भला कौन आंसू बहाएगा, लेकिन लेखक का यह सोचना गलत था। फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की भीड़ उमड़ रही थी, जिन्हें गिनना या गिनने का प्रयास करना अथवा उस बारे में लिखना स्याही फैलाने जैसा होता, मतलब कि निरर्थक ही सिद्ध होता। अगला है फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आशय है कि लेखक अपने भाव व्यक्त करते हुए कहता है कि फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका शांत और करुणापूर्ण व्यक्तित्व सामने आ जाता है। उनके न रहने से मन में उदासी घिरने लगती है। ऐसा लगता है मानो सामने कोई शांत सा संगीत बजा रहा हो। अगला शीर्षक है रचना और अभिव्यक्ति का। प्रश्न 8, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो उत्तर है कि फादर बुल्के प्रबुद्ध थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के विषय में पढ़ा सुना होगा। भारतीय सहृदय होते हैं, वे अतिथियों का सम्मान करते हैं, अतः वे यहाँ आकर रहकर लोगों को अपनी संस्कृति से परिचित करवाएंगे और भारतीय संस्कृति को भी जान पाएंगे। भारत भूमि अध्यात्म में शिरोमणि रही है। हो सकता है अध्यात्म में रुचि होने के कारण भी उन्होंने भारत आने का मन बनाया। जैसा कि हमने सारांश में पढ़ा था कि वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब उन्होंने संन्यास की इच्छा रखी, मतलब कि उनकी जो एक सोच थी वो आध्यात्मिक सोच थी। और भारत को अध्यात्म भूमि का ध्रुव केंद्र कहते हैं, शिरोमणि कहते हैं। इसलिए ये भी संभव है कि फादर बुल्के को ऐसा लगता हो कि यहाँ आकर वे अपने अध्यात्म के उच्च शिखर तक पहुँच सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति तक पहुँच सकते हैं। प्रश्न 9 है कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो मैंने इसका उत्तर तैयार किया है। देखते हैं कि उपरोक्त पंक्ति में फादर कामिल का स्वाभाविक देश प्रेम व्यक्त हुआ। जन्मभूमि के प्रति गहरा लगाव होने के कारण उन्हें वह सुंदर प्रतीत होती है। फादर बुल्के की तरह मुझे भी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम है। यह धरती मेरी माँ के समान है। मुझे भारत भूमि का अन्न, जल, धर्म, संस्कृति सभी कुछ प्रिय है। इसके बाद भाषा अध्ययन शीर्षक आता है, जिसमें कि प्रश्न नंबर 10 है मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। तो जैसा कि मैं अधिकतर वीडियो में आपको कोई ना कोई होमवर्क देती हूँ, तो इस वीडियो का होमवर्क आपका यही है कि मेरा देश भारत इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। प्रश्न 11 है आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मैंने एक पत्र आपके लिए लिखकर भी रखा है। आप इसकी तरह भी लिख सकते हैं और इससे सीख भी सकते हैं कि आप कैसे पत्र लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले पता दिया है विशाल नगर रेलवे स्टेशन के पास, भरतपुर, राजस्थान। और अब यहाँ पर अपने मित्र का नाम आपको लिखना है कि प्रिय मित्र आरोही, सप्रेम नमस्कार। कुशल रहते हुए कुशलता की कामना करती हूँ या करता हूँ कि तुम भी सपरिवार स्वस्थ होगी। प्रिय आरोही, इस बार मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ 1 मई से आरंभ होंगी। इन दिनों तुम्हारी भी छुट्टियाँ होती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार भारत आओ। मैं तुम्हें इस बार यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थान दिखाना चाहती हूँ। पचमढ़ी, अमरकंटक बहुत ही सुंदर स्थान है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर उन प्राकृतिक सौंदर्य से भरे स्थान भी दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया में बिताए समय मुझे अभी तक याद है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस बार भारत भ्रमण के लिए यहाँ आओ। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारी अपनी मित्र नम्रता। इसके बाद अगला प्रश्न 12 है कि निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द छांटकर अलग लिखिए। समुच्चय बोधक शब्दों के विषय में आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसे शब्द जो कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। यदि आपको समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ी हुई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी। तो इसमें पहला वाक्य है कि तब भी जब वह इलाहाबाद में थे। एक वाक्य यह हुआ और अब यहाँ से दूसरा वाक्य किस शब्द से जुड़ रहा है? और से। तो और हो गया समुच्चय बोधक शब्द। तब भी जब वह दिल्ली आते थे। अगला वाक्य है कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। एक वाक्य यह हुआ और इसके बाद वह शब्द आया है कि, जो कि समुच्चय बोधक शब्द है। लड़का हाथ से गया। तीसरा वाक्य है वे रिश्ते बनाते थे। एक शब्द यह हुआ, एक पूरा वाक्य यह हुआ और अगला शब्द जो है वो दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है। तो समुच्चय बोधक शब्द हुआ
तो तोड़ते नहीं थे। चौथा वाक्य है, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था। एक वाक्य यह हुआ। इसके बाद समुच्चय बोधक शब्द आया है जो, इससे दूसरा वाक्य जुड़ा है, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अगला और अंतिम वाक्य है कि पिता और भाइयों, जैसा कि हमने अभी देखा था कि और भी एक समुच्चय बोधक शब्द होता है, तो पहला समुच्चय बोधक शब्द हुआ इस सेंटेंस में और इसके बाद आगे सेंटेंस क्या है कि पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। एक वाक्य हुआ और अब यहाँ से एक शब्द है लेकिन, जो कि अगले सेंटेंस को जोड़ रहा है। मतलब इसमें 2 समुच्चय बोधक शब्द हैं, एक और एक लेकिन, जैसे कि लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। पाठ्येतर सक्रियता भी इस वीडियो में मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो देखते हैं कि फादर बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। इस कोश को देखिए और समझिए। तो आपको इस कोश को देखना है, आप इसको प्रयास कीजिए कि आपको मिल सके, उपलब्ध हो सके और उसकी स्टडी करना है। अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के की तरह ऐसी अनेक विभूतियाँ हुई हैं जिनकी जन्मभूमि अन्यत्र थी। मतलब उन्होंने जन्म कहीं और लिया था लेकिन कर्मभूमि के रूप में उन्होंने भारत को चुना। जैसे कि फादर बुल्के, जन्म उनका बेल्जियम में हुआ था पर उन्होंने काम भारत में किया। ऐसे अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति की जानकारी दी है आपको, जिनका नाम है भगिनी निवेदिता। निवेदिता मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थी। वे वहाँ एक विद्यालय चलाती थी। जब वे स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आई तो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके मार्गदर्शन में समाज कल्याण के कार्य करने हेतु वे प्रेरित हुईं। वे स्वामी विवेकानंद के साथ भारत आईं। उन्होंने यहाँ स्त्री शिक्षा के लिए कई प्रयास किए। अगला प्रश्न है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिनकी जन्मभूमि भारत है लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। जस्ट अपोजिट, कि जन्म उन्होंने भारत में लिया लेकिन कर्म क्षेत्र उन्होंने कहीं और चुना। उनके बारे में भी पता लगाइए। तो यहाँ पर हरगोविंद खुराना जी हैं जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन उन्होंने अमेरिका को अपनी कर्मभूमि बनाया था। लास्ट है कि एक अन्य पहलू यह भी है कि पश्चिम की चकाचौंध से आकर्षित होकर अनेक भारतीय विदेशों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इस पर अपने विचार लिखिए। तो पश्चिम देशों की चमक दमक से आकर्षित होकर कई प्रतिभाशाली भारतीय उन देशों में चले जाते हैं। उनका ऐसा करना अनुचित ही माना जाएगा क्योंकि जिस भूमि पर मनुष्य जन्म लेता है, जहाँ के अन्न जल वस्त्र से उसे पोषण मिलता है, उसके लिए भी उस मनुष्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। अतः अपनी प्रतिभा के उपयोग अपने देश के विकास के लिए ही करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर ज़्यादा थे और मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर उपलब्ध हो सकें ताकि कहीं कोई आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आए। और इससे पहले का वीडियो भी आशा करती हूँ कि आपने देख ही लिया होगा और बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगले वीडियो का भी आपको इंतज़ार करना है। तो नोटिफिकेशन आपको तभी मिल सकती है। थैंक यू बच्चों।